तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों इसी क्रम में लेकर के आए हैं एएलपी और टेक्नीशियन का। जैसा कि आप सब जानते हैं वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं एएलपी की और टेक्नीशियन की भी जल्द बढ़ने वाली हैं। तो ये आप मान लीजिए कि अच्छा खासा चांस होने वाला है आप सबके लिए। अगर आप पिछले साल के पेपर देख पा रहे होंगे तो इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस टाइप की आपको तैयारी करना है, ताकि सिलेक्शन आपका श्योर हो चुके। तो इस वजह से हम ये पिछला साल का रियल क्वेश्चन पेपर है जो हम लगातार सीरीज चला रहे हैं और ये 53 नंबर की सीरीज होगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा और आप देख पाएंगे नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम पूरे के पूरे करवाएंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस का हो, मैथ का हो, जीएस जीके रीजनिंग का, जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे हम सारे करवाते जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, मैथ का हो या कोई और है तो उसको छोड़ेंगे, बाकी सारे करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये करा करो आप लोग कि जैसा जैसा बोला जाए आप डायरेक्ट वैसे करा करो। ऐसे में देखो आप मान लो कि पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, लास्ट तक करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट पढ़ते जाना है और उसको वैसे बनाते जाना है। तो मान लो कह रहा है एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, तो हम बना लेते हैं 7 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर जा रही है। कितना है? 7 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फिर पूर्व की ओर मुड़ती है। तो पूर्व आप बताओ कि किधर होगा? तो पूर्व इधर ही तो होगा, इस तरफ। तो इसको पूर्व की तरफ जाती है और कितना जाती है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लिख दो 5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। फिर कह रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर जाती है। तो अगर ध्यान दोगे तो 7 किलोमीटर अगर उत्तर की ओर जाएगी यहाँ पर, तो ठीक उतनी ही तो होगी। इसको मैं थोड़ा इरेज करके सही कर देता हूँ। ये उतनी ही तो होगी जितनी यहाँ पर ये इसकी लंबाई थी, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ये है और 7 क्या है? किलोमीटर। 7 किलोमीटर ये है और 7 किलोमीटर ये है, बात तो वही हो गई ना। अब क्या कह रहा है, उत्तर की ओर पहुंचने पर फिर अपनी बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। तो बाईं ओर कहाँ होगा? इधर होगा। 2 किलोमीटर मुड़ी, तो मान लो यहाँ पर लिख दो 2 किलोमीटर। ये बात याद हो, समझ गए आप? अब इसके बाद कह रहा है अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब टैक्सी का स्थान क्या है। तो देखो टैक्सी चलना इधर शुरू करा था यहाँ से। अब ये बताओ कि ये पूरी की पूरी लाइन 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में इतनी अगर 2 किलोमीटर है तो यहाँ कितनी बची? तो ये वाली जो लाइन होगी ये बचेगी 3 किलोमीटर। ठीक है, अब 3 किलोमीटर अब कोई व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर बताएगा, क्योंकि कह रहा है प्रारंभिक स्थिति के संबंध में। ये आपको बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है हर किसी को कि यहाँ से खड़ा करके हमें देखना है कि यहाँ से करना है। तो कह रहा है प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति मतलब यहाँ से खड़े होकर अगर आप देखोगे तो ये वाला व्यक्ति कहाँ पर होगा? तो ये होगा पूर्व की तरफ, लेकिन कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, क्योंकि 5 ही टोटल है, 2 ये तो हो ही चुकी है, 3 बचेगा। तो 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को थोड़ा देखते हैं और उतने में ही जज कर लेते हैं कि पेपर कैसा है और छोड़ के भाग जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है आप लोगों की, क्योंकि आगे आप पूरा पेपर नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूरा का पूरा पेपर देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि हाँ रियल में लेवल क्या रहा होगा। तो एक दो क्वेश्चन को देखकर आप नहीं बता सकते कि पेपर का लेवल क्या रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप पूरा पेपर देखा करिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं जो आपके आने वाले समय में आगे काम आएंगे और उनका कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी आया, मान लो कोई न्यूमेरिकल है, तो वो दोबारा काम आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, 5% पर एनएम की दर से 5% वार्षिक दर वर्षों के लिए निवेश किए गए। पर एनएम का मतलब होता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अगला है 1450 पर साधारण ब्याज बताना है हमको। तो सबसे पहले देखो साधारण ब्याज यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू में R इंटू में T, नीचे लिखते हैं 100। अब एसआई हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो P मतलब प्रिंसिपल और कितना रुपए है? साधारण ब्याज कितना होगा? 1450 रुपए है। और R मतलब दर कितनी है? 5 है और इसका टाइम 5 साल का है। नीचे लिख दो आप 100। ये बात क्लियर है? एक जीरो से एक जीरो काट दो और इसको भी काट दो, 5 से कट जाएगा। वैसे तो इसको रहने दो, ऐसे ही कर दो आप। तो ये हो जाएगा 145 गुणे में 25। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 10। तो ऐसे कर दो आप। आगे देखो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, तो लिखेंगे 12 हाथ लगेगा, हासिल आएगी। 25 चौक को 100 और 12 तो हो जाएगा 112, तो 11 आएगा, बचेगा हमारे पास
और 25 एकम 25 और 25 और 11 होता है 36, तो लिख दो आप 36, तो यहाँ पर लिख दो 36। नीचे 10 था तो पॉइंट लगा दो, तो आ जाएगा 362.5। तो देख लो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर है, 62.5। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ के भाग जाते हैं, आज के बाद नहीं छोड़ेंगे। कह रहा है अमित की जेब खर्च में 150 जूतों पर और 75 रुपए घड़ी पर खर्च हुए। कुल मिला के कहना चाहता है कि 150 रुपए के उसने जूते खरीद लिए और 75 रुपए की घड़ी खरीद ली। कुल खर्च की गई रकम यानी कि टोटल जो जूते और घड़ी में खर्च हुए हैं पैसे, उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। मतलब देखो 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी कि उसकी जेब में 4 रुपए थे, उसने खर्च कर दिए 3 रुपए। हमारे हिसाब से कितने खर्च कर दिए, 150 प्लस 75, तो कितना आ जाएगा 225, तो ये हो जाएगा 225। मतलब इसने खर्च करे हैं 225 और हमारे हिसाब से खर्च किए हैं 3 रुपए और थे 4 रुपए। अब 3 की वैल्यू निकाल लो, तो इससे भाग दे दो, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का भाग अगर दोगे 3 7 21 और यहाँ आएगा 3 5 15 75। 1 की वैल्यू 75। कह रहा है कितनी राशि मिली थी जेब खर्च के लिए, तो 4 रुपए मिले थे। तो 1 रुपए की वैल्यू 75, तो 4 रुपए की वैल्यू 4 से गुणा करा दो, तो 5 को 20 हो जाएगा, 4 7 28, 2 30 हो जाएगा, मतलब 300 रुपए आ जाएगा। तो उसके पास टोटल जेब खर्च के पैसे थे 300 रुपए, खर्च कर दिए थे उसने 225 रुपए, वो बताया जा रहा है। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा गया है। प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा गया जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है, यानी कि करंट जो आता है 40 वोल्ट का आता है। प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज बताना है। तो देखो हमेशा जब इनको प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर हमेशा वोल्टेज समान रहता है, यानी कि घरों की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में इसीलिए तो होती है कि सब में वोल्टेज बराबर पहुंचे। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, बल्ब आप थोड़ा सा गलत बन गया है, टमाटर न समझना इसको, ठीक है, ये बल्ब है। अब देखो ये बल्ब है, अगर मान लो कि लाइट जा रही है तो इस पर जितना वोल्टेज होगा वो उतना वोल्टेज उस पर भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। इससे क्या होगा कि सारे बल्ब एक ही जैसा पावर मिलेगा और सारे बल्ब एक ही जैसे ग्लो करेंगे, ठीक है। तो समांतर क्रम में हम कितने भी बल्ब जोड़ दें सब में बराबर बराबर वोल्टेज जाता है। तो 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, तो अगर 20 ओम वाला एक प्रतिरोध है, 20 ओम वाला दूसरा प्रतिरोध है, तो 40 वोल्ट का करंट अगर इसमें जाएगा तो इसमें भी 40 वोल्ट का करंट जाएगा। तो याद रखना, तो सही उत्तर भी हो जाएगा 40 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में होता तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान हमेशा समान होता है। इसमें धारा समान नहीं होती, समांतर में वोल्टेज समान होता है, ठीक है। इसीलिए घरों की वायरिंग अगर हम श्रेणी क्रम में कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर एक बल्ब हमारा खराब हो जाएगा तो उसके आगे वाले बल्ब कोई नहीं जलेंगे, सारे के सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक नुकसान होता है श्रेणी क्रम में, इसीलिए समांतर में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दाब पर ठोस के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर हम ताप और दाब को समान रखें तो ठोस में बदल सकता है किसी भी पदार्थ, तो ये हो जाएगी द्रवण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। ये हमेशा बोलते हैं इसको, द्रवण की जो हमारी लेटेंट हीट होती है गुप्त ऊष्मा, यही कहलाता है। इसको आप याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये तो पूछा ही जाता है कथन और निष्कर्ष के बारे में। डायरेक्ट हम सेंटेंस को पढ़ते हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप सीख भी जाएं। कह रहा है कि क्यू आर एस और टी एक गोल टेबल पर बैठे हैं, तो जैसा जैसा बोला जाए वैसा बना लो। मान लो मैंने एक गोल टेबल बना ली है, इसको थोड़ा यहाँ कर लिया है, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या कह रहा है, गोल टेबल पर बैठे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, ठीक है। तो मैं इसको बना लेता हूँ 1 2 3 4। अब पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, लेकिन हमने जगह कुर्सियां लगा दी समझो। अब कह रहा है क्यू आर के बगल में बैठा है, एस टी के बाईं ओर बैठा है, क्यू टी के बगल में नहीं बैठा है। तो भाई ठीक है, कह रहा है क्यू आर के बगल में बैठा है, तो एक काम करो, क्यू को यहाँ बैठा दो और आर को यहाँ बैठा दो। क्यू जो है आर के बगल में ही तो हो गया, देखो आर यहाँ, इसके बगल में क्यू है। आगे पढ़ो, एस टी के बाईं ओर बैठा है। अब एस टी हम नहीं रख सकते अभी, क्यों, क्योंकि एस टी के बारे में अभी कोई इनसे रिलेशन नहीं मिल रहा क्यू आर के बारे में। इसको छोड़ के आगे बढ़ो, क्यू टी के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब जो क्यू है वो टी के बगल में नहीं, इसका मतलब टी यहाँ नहीं आएगा तो टी यहाँ पर आएगा। अब बचा क्या हमारे पास, एस, तो एस को यहाँ रख दो आसानी से, बाहर ही है, अब जगह नहीं थी मैंने यहाँ नहीं लिखा, नीचे लिख दिया, आप ये मत समझना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। इसमें कह रहा है, अब देखो पढ़ो इस पे क्या बोला जा रहा है। क्यू आर के बाईं ओर है, गलत हमें बताना है, ध्यान से देखना है। क्यू आर के बाईं ओर है, तो देख लो जरा, आर के बाईं ओर कौन है, क्यू है, तो ये बात तो यहाँ पर सही है। अब देखो ये तो ठीक है, कह रहा है क्यू आर के बाईं ओर है, तो क्यू आर के बाईं ओर ही तो है, देखो आर का बाईं ओर क्यू हो गया। अब अगला है एस आर के सामने बैठा है, तो देखो एस और आर सामने सामने बैठे हैं। अगला है ये और ये सही है, गलत बताना था। अब देखते हैं फिर पता चलेगा क्या है। क्यू टी के सामने बैठा है, क्यू टी के सामने बैठा है, ये बात भी सही है। अब कह रहा है एस क्यू के दाईं ओर बैठा है, तो एस जो है वो क्यू के दाईं ओर है, तो देखो क्यू के दाईं ओर तो ये हुआ टी ना, क्यू के दाईं ओर आर हो गया, लेकिन कह रहा है कि दाईं ओर एस बैठा है, नहीं गलत है, बाईं ओर बैठा है, तो ये गलत है। जबकि इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे कह रहा है गलत बताना है, पहला नहीं सही होगा, इसका राइट आंसर चौथा होना चाहिए था। रेलवे ने इसका गलत जवाब दिया था, पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मान ले कि डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब वेट ऑफ अर्थ एंड वेट ऑफ मून क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो डब्ल्यू ई अपान डब्ल्यू एम का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो हमें पता है, देखो जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है डब्ल्यू ई जो होता है वो 1/6 होता है, किसका, मून का होता है, यानी कि वेट ऑफ एम मून का होता है। यानी कि अगर आप वहाँ पर 60 किलो के हैं तो नीचे आने चंद्रमा पे जाने पर केवल आप 10 किलो के बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1/6 होता है अनुपात हमेशा, तो डब्ल्यू ई बताना है, डब्ल्यू ई अपान डब्ल्यू एम, तो हो जाएगा 6/1। तो देख लो अनुपात आया 6:1, तो यहाँ पर केवल 6 लिख दिया गया है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, और इस पे कहा जा रहा है यदि एक चौकोन, चौकोन का मतलब होता है स्क्वायर, का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो देखो हमेशा क्षेत्रफल में एरिया बराबर होता है विकर्ण का, यानी कि वी स्क्वायर अपान में 2। वी का मतलब विकर्ण है, चाहो तो आप डी लिख सकते हो डायगोनल, ठीक है। एरिया कितना है 32, बराबर में विकर्ण बताना है, तो वी को ऐसे रखो, वी स्क्वायर अपान में 2, इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा ये वी स्क्वायर बराबर 64, तो वी की वैल्यू हो जाएगी रूट, तो हो जाएगा 8, तो विकर्ण हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो इसको हमेशा हम बोलते हैं प्रयत्न, एफर्ट, तो ये हो जाएगा सही उत्तर इसका पहला ही, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसका मान कितना हो सकता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किस, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है चिली किस महाद्वीप का भाग है, तो चिली जो है वो हमेशा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा सही उत्तर। ये याद कर लेना, क्योंकि दोबारा कभी रिपीट हो तो आप छोड़ के नहीं आए, जरूर इसको सॉल्व करके आना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रपति का नहीं है भारत के। अब देखते हैं कौन सा नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, ये तो काम ही होता है, न्याय दिलाता है, शपथ दिलाता है उसको। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, उनको शपथ दिलाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता है, ठीक है, बल्कि वहां पर जनता करती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये राष्ट्रपति ही करता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल कितने टाइप के होते हैं आपको ये बताना है, जिन लोगों को पता है देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं, यानी कि आपातकाल कुल कितने प्रकार का होता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को डैश में मापा जाता है, तो हमेशा जूल को, ऊष्मा को हम हमेशा जूल में ही मापते हैं। कार्य एवं ऊर्जा ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए और डी के सह निर्देशांक क्रमशः 2,4 एंड -1,3 है, तो बी के सह निर्देशांक बताना है। तो मान लो कि एक लाइन खींची यहाँ पर, ये है ए और ये है बी, इसका मिड पॉइंट है डी, तो मान लेता हूँ मैं कि ये हो गया डी हमारा। अब कह रहे ए के निर्देशांक 2,4 हैं, तो 2,4 लिख दो, और डी के निर्देशांक क्या है -1,3। अब बी वाला हमें बताना है, तो मान लिया हमने कि एक x होगा और दूसरा होगा y, ठीक है। अब हमें पता है कि मध्य बिंदु की बात हो रही है, तो मध्य बिंदु यही तो होगा, तो x की जगह पे हम रखेंगे -1, क्योंकि वहाँ पर मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है x1 + x2/2 होता है, ये फार्मूला हमेशा होता है। तो देखो x1 की वैल्यू हम x की वैल्यू लेंगे -1, इक्वल में हो जाएगा यहाँ पर x1 2
प्लस x2 मतलब x अपान में 2 आ जाएगा, तो -2 यहाँ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। तो देखो कौन से ऑप्शन में x की वैल्यू -4 है, तो ये दिया है केवल पहले ही ऑप्शन में, किसी और पे नहीं है। लेकिन मुझे पूरा बताना है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन हॉल में आपको ये गलती नहीं करना, आपको डायरेक्ट -4 देख लेना है, फटाक से आगे बढ़ जाना है करके, क्योंकि -4 किसी और में है ही नहीं x की जगह पे, तो ये करना है। अब मैं समझा रहा हूँ, तो y की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो y की वैल्यू देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। तो y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखो निर्देशांक तो पूरे पूरे वही रहेंगे, तो y की वैल्यू में आ जाएगा 3 ये वाला, और y की जगह ये आ जाएगा 4 प्लस का y अपान में 2, बस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 4 इधर आएगा, तो 4 हटा दो 6 में से, तो y इक्वल आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि -4, 2 हो जाएगा सही उत्तर। अगला है, निम्नलिखित वेन आरेखों में से कौन सा वर्ग ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो कुछ वर्ग जो होते हैं ये चतुर्भुज भी हो सकते हैं, यानी कि वर्ग चतुर्भुज जितने भी होते हैं वो वर्ग हो जाएंगे, और ज्यामितीय आकृति तो सारे आते ही आते हैं, तो इनमें से कोई ये नहीं होगा, इधर वाला होगा तीसरा वाला सही उत्तर। मान लो कि यहाँ पर ये वर्ग लिखा है, ये लिखा है समचतुर्भुज, और इधर वाला है ज्यामितीय आकृति, तो सारा तो आ रहा है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा तीसरा वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट के जो क्वेश्चंस लेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, इसके आगे वाले सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं, और आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने NTPC और ग्रुप डी की भी वीडियो की तलाश कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सर्च करना, या डायरेक्ट आपको मिल ही जाएगा। वहाँ पर रेलवे पिछले वर्ष पेपर, उसी पे सारे रेलवे के जितने भी पेपर हुए हैं, NTPC, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, सारे के सारे हम वहीं पर करवा के डाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ एक बार चेक कर लेना। और मैथ का तो जानते हैं एक महत्वपूर्ण रोल होता है, तो अगर आप मैथ की तैयारी भी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख लेना, गणित वीडियोज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो चैप्टर सहित आपके सामने खुल करके आ जाएंगे, आप आसानी से देख सकते हैं। तो एक बार फिर से चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए, और भी आप भी जुड़ जाइए। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।